आज हम प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप के यही क्वेश्चंस आपके जून 2022 में पूछे गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली ये लोग पुट अप कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, RER? तो ये क्या होता है? शॉर्ट में इसको RER बोलते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। It is a weighted average of a country's currency in relation to an index or basket of other measure। तो हमारे जो कंट्री की करेंसीज है, इंडिया की जो करेंसीज की अगर बात करें तो रुपी है, तो जो रुपी है वो उसका वेटेड एवरेज एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, जो बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसी जैसे यूएसए, यूएसडी डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, जो मेजर करेंसीज हैं, बास्केट मतलब कुछ मेजर करेंसीज को ले लीजिए तो उसका हो जाएगा बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज। तो इंडिया का जो करेंसीज है एज कंपेयर टू, इन रिलेशन टू जो बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज है, तो उसका वेटेड एवरेज लिया जाता है। तो वही होता है रियल इफेक्टिव एक्शन, उसी के साथ जो हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो हमारी कंट्री का जो करेंसीज है उसका वेटेड एवरेज इन रिलेशन टू जो बाकी जो करेंसीज है, मेजरली जो यूज करेंसीज है, आसानी से जो कन्वर्टेबल करेंसीज है, उनके रिलेशन में जिसका इंडिया की करेंसीज का वेटेड एवरेज है लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिव इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत आप क्या करते हैं कि ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इंडोर्समेंट आपने कर दी और किसी और के फेवर में आपने कोई चीज ट्रांसफर की है, तो रिस्ट्रिक्टिव मतलब आपने कंडीशन लगा दी। तो ये टाइप का कंडीशनल ट्रांसफर हो रहा है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन आपने कंडीशन लगा दी, तो वो हो जाएगा हमारा रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। मतलब कंडीशन के साथ आपने कोई इंडोर्समेंट की है तो वो हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। ऐसे व्हाट इज प्लेज? प्लेज क्या होता है? तो प्लेज को सुनते ही आपको याद आना चाहिए गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में क्या होता है कि कस्टमर अपना गोल्ड लेके आता है और बैंक क्या करता है, उसके तहत उस गोल्ड को सिक्योरिटी मान के उसको लोन देता है। ठीक है, अगर कस्टमर इंटरेस्ट या टाइम पे गोल्ड लोन को रिन्यू नहीं करता है तो बैंक के पास राइट्स है कि वो उसको बेच सकता है, उसके जो गोल्ड उसने रखा है उसको बेच सकता है और उससे अपना इंटरेस्ट का रिकवरी बैंक कर सकता है। तो सेम वही होता है प्लेज। प्लेज में क्या होता है कि जो डेटर्स है और द अनदर पर्सन गिव हिज और हर असेट एज ए कोलेटरल। तो जैसे उसमें जो गोल्ड लोन में क्या है कि अपना गोल्ड लेके आया तो ये हो जाएगा कोलेटर। कोलेटरल और ऐसे होता है कोलेटरल सिक्योरिटी और एक होता है प्राइमरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी सिक्योरिटी जो बैंक के पैसे से बनाई गई है सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। जैसे कस्टमर ने बैंक से लोन लेके घर खरीदा तो वो घर होगी प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन कोलेटरल में क्या है कि ये सोना, ये जो गोल्ड है उसको जो कस्टमर है, क्या पता उसके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट किया, तो ये उसके खुद के अपने पैसों से उसने लोन लेके वो सिक्योरिटी नहीं बनाई है, उसको बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये जो प्लेज है उसमें जो सिक्योरिटी होती है वो होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब गोल्ड कस्टमर अपने घर से लेके आया, वो उसके अपने पैसों से उसने वो पैसा मतलब लोन लेके गोल्ड नहीं खरीदा, उसके पास खुद के अपने पॉकेट से उसने उस पैसे को अरेंज करके गोल्ड खरीदा था और उसी गोल्ड को सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा है गोल्ड लोन लेने के लिए। वो होता है हमारा प्लेज। अगर टाइम पे रिपे नहीं करता तो जो क्रेडिटर्स है वो उसके असेट्स को, उसका जो गोल्ड है उसको बेच सकता है और अपना जो है उस पैसे से, वो जो बेच के जो पैसा मिलेगा उससे अपना लोन जो है रिपे कर सकता है बैंक। वो बैंक के पास पूरा इसमें राइट है। वही होता है इसमें हमारा प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज असाइनमेंट? असाइनमेंट में क्या होता है कि आप इसको आप बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि एल आई सी की जो पॉलिसी है। असाइनमेंट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ सम और ऑल प्रॉपर्टी राइट्स और ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद एन असेट्स प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर एंटिटी थ्रू अ रिटर्न। असाइनमेंट में क्या होगा? एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा, उस रिटर्न एग्रीमेंट के तहत कोई भी राइट्स, प्रॉपर्टी के जो राइट्स है वो किसी और को ट्रांसफर कर दी जाएंगे। जैसे एल आई सी पॉलिसी जनरली क्या होता है कि कस्टमर कई बार बोलता है कि मेरे नाम पे एलआईसी का जो मैं प्रीमियम जमा कर रहा हूँ 15 साल बाद ये मेच्योर होगी, इस एलआईसी पॉलिसी को लेके आप मेरे को एजुकेशन लोन दे दीजिए। बैंक क्या करता है कि एलआईसी वालों को जाकर इन्फॉर्म करता है कि ये कस्टमर ने एलआईसी पॉलिसी से सिक्योरिटी दी है, तो आप इस राइट को हमारे नाम पे ट्रांसफर कीजिए और हम ये री ट्रांसफर करेंगे कस्टमर के नाम पे। जब वो एजुकेशन लोन हमसे लेके जा रहा है, जब उसको क्लोज कर देगा तो हम इसको कस्टमर को रिट्रांसफर कर देंगे। तो अभी आप ये पॉलिसी हमारे नाम पे असाइन कर दीजिए। वही होता है हमारा असाइनमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स है वो किसी और को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वो क्या होगा हमारा असाइनमेंट। ऐसे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट क्लॉज? इसमें क्या होता है, इट इज नॉट, इट इज अ डायरेक्ट कॉज ऑफ ए लॉस इवेंट। इसको आप एग्जांपल से समझेंगे कि प्रॉक्सिमेट क्लॉज क्या है। ये इंश्योरेंस में क्लॉज आता है। पहले इसका एग्जांपल समझेंगे फिर हम इसको ऊपर से रीड भी कर लेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला है कि ड्राइवर ऑफ कार ए रन्स अ रेड लाइट एंड हिट्स कार बी। तो जो कार ए का जो ड्राइवर था रेड लाइट में वो जाता है और वो कार बी विच हैड ए ग्रीन लाइट कॉज इंजरी टू द ड्राइवर ऑफ कार बी। तो कार ए जो कि रेड लाइट में जा रहा है और उसने कार बी जो कि ग्रीन लाइट में अपना जा रही थी तो उसको इंजरी की, जिसकी वजह से कार बी वाले को लॉस हुआ। तो वो होगा हमारा प्रॉक्सिमेट क्लॉज, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट क्लॉज।
तो इट इज अ डायरेक्ट कॉज ऑफ ए लॉस इवेंट. द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉज इज द कॉज दैट इज प्राइमरी टू द अकर्ड इवेंट. It could also be the most significant incident which cascading into the loss event. The insurer will enter the claim only if the significant cause is close enough to the loss. कि ये जो इसमें जो इंश्योरर है, जो कार्ड बी है, उसको तो उसमें क्लेम मिलेगा, लेकिन वो जो कार्ड बी को तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी क्योंकि उसको उसमें लॉस हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हुई? कार ए से. तो बाद में वो जो कंपनी है वो कार ए वाले से अपना क्लेम ले सकती है. कौन? इंश्योरेंस कंपनी. पर इसमें कार बी वाले को जो है इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा. वो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट क्लॉज कॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीसीबी? सीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर. ये किस पर्पस के लिए होता है? काउंटर साइक्लिकल जो कैपिटल बफर है, ये बैंक जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तब बैंकों के पास जो पैसा है, कुछ पैसे को जमा करके वो सीसीबी में रखता है. अगर कोई स्थिति खराब हो जाए तब इस पैसे को इस्तेमाल करेगा, वही होता है सीसीबी. सो इट इज designed to counter cyclical in the financial system where cyclical systematic risk is just to be increasing the situation should accumulate capital to create buffer. तो इसमें क्या कर रहा है कि आप अपने पैसे को जमा कर रहे हैं, एक तरह से आप बफर क्रिएट कर रहे हैं that strengthen the resilience of the banking sector during periods of stress when loss. जब आपको स्ट्रेस का स्थिति आएगा उस टाइम पे आप उस पैसे को इस्तेमाल कर पाएंगे. तो वही क्या हमारा सीसीबी यानी काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर. इसमें कुछ और क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही है जो कि आपके जून 2020 में आपके पूछे गए थे. ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के जो जून में क्वेश्चंस थे, कुछ हम एक तो हमने ऑपरेटिंग साइकिल का न्यूमेरिकल डिस्कस किया, इस तरह का न्यूमेरिकल पूछते हैं, और जो आपके थ्योरी में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ओबीडी फॉर बैंक केवाईसी. तो बैंक केवाईसी के लिए कौन कौन से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करता है, जिनको बैंक एक्सेप्ट करता है. तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अगर केवाईसी पर्पस के लिए बोले तो उसमें पासपोर्ट आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, वोटर आईडी, आधार कार्ड, UIDAI, और जो जॉब कार्ड नरेगा इशू करता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो सब इसमें आ जाएगा. कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी बन के आता है कि पैन कार्ड भी ऑप्शन में रहता है, तो पैन कार्ड ओबीडी नहीं होता है. तो अगर ये आपको याद रखना, बहुतों को ऐसा लगता है कि पैन कार्ड क्यों नहीं होता, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लेते हैं, लेकिन पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, तो पैन कार्ड इसमें नहीं आएगा. पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड जो कि यूआईडीए ने इशू किया, और जो जॉब कार्ड नरेगा इशू करता है, तो ये सब आएगा, लेकिन पैन कार्ड नहीं होगा. तो इस तरह का एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर ये ऑलरेडी आपके पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही हम देख रहे थे. नेक्स्ट है व्हाट आर स्टेजेस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. तो ऑपरेटिंग साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं? ये ऑपरेटिंग साइकिल का जो न्यूमेरिकल है वहाँ पे हमने देखा था. पहले हमें क्या करना है, कैश हमारे पास होगा, उससे हम रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करेंगे, फिर हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उससे हमें फाइनली फिनिश गुड्स मिलेगा, और उसको हम उधार में बेचेंगे. जनरली क्या होता है, क्रेडिट में ही हम बेचते हैं, और फिर हमें रिसीवर्स जो है पेमेंट रिसीवर्स मिलती है, और उस रिसीवर के थ्रू हमें फाइनली पेमेंट मिलती है. तो लिखा ना हैविंग रिसीवर फ्रॉम मेकिंग ए सेल्स. तो जब हमने सेल किया तो हमें रिसीवर्स मिली. रिसीवर्स इस बात का प्रूफ है कि हमने उधार में कोई सामान बेचा है, और फाइनली हमें क्या मिलता है उस रिसीवर्स के थ्रू, जो है रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स. तो जिनको भी हमने बेचा है तो वहाँ से हमें कैश मिल जाता है. ठीक है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे हमें कैश मिल जाता है. तो इसके साथ ही अपनी साइकिल पूरी हो जाती है. यही हमारा स्टेजेस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. एक नंबर कैसे ये पूछ लेते हैं. क्वेश्चन सिंपल है, पर ये मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट है व्हाट इज एम किसान. एम किसान क्या है? एम किसान एक एसएमएस पोर्टल्स है जो कि फार्मर्स के लिए बनाया है, जिसमें भी इट इनेबल ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू गिव इंफॉर्मेशन सर्विस एडवाइजरी टू फार्मर्स बाय एसएमएस इन देयर लैंग्वेज. तो कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी फार्मर जो कि एग्रीकल्चर या उस तरह की अलाइड एक्टिविटीज में, जैसे मान लीजिए बी कीपिंग, हनी, इन सब पर्पस के लिए जो अलाइड एक्टिविटीज आ जाती है, तो उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, कोई भी एडवाइस देना चाहता हो, कोई भी सर्विसेज उनको देना चाहो, तो एक एसएमएस के द्वारा जो है दे सकता है इन देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में, प्रेफरेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या लोकेशन, वो सब भी आप कर सकते हैं. तो एम किसान क्या, एसएमएस पोर्टल्स है, किसके लिए? फार्मर्स के लिए, जिससे कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस जो है फार्मर्स को कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी एडवाइस देना चाहे एसएमएस के द्वारा उन्हीं की लैंग्वेज में, क्योंकि जनरली फार्मर्स इंग्लिश ये सब नहीं पढ़ सकते ना. तो अगर मान लीजिए तमिल के फार्मर्स है तो तमिल का लोकल लैंग्वेज ज़्यादा समझ पाएंगे, या किसी मध्य प्रदेश के तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, तो वो जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी ये जो एम किसान है, ये एसएमएस पोर्टल उनके लिए भी अवेलेबल है. तो इससे फार्मर्स को जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई भी अगर एडवाइजरी या कोई उनको सर्विसेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी, कुछ भी एडवाइस करना हो, तो आसानी से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है एसएमएस के थ्रू. तो वही हमारा एम किसान, ये क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइपोथिकेशन डिफाइन अंडर विच एक्ट. कौन से एक्ट में हाइपोथिकेशन को डिफाइन किया गया? तो देखिए 2002 में हमारा सरफासी एक्ट आया था,
और सोचिए 2002 से पहले हाइपोथेकेशन को कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया था, मतलब ये यूज में था, ऐसा नहीं कि हाइपोथेकेशन यूज में नहीं था, यूज में था ये, पर इसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया था। तो उसके बाद 2002 में जो हमारा सरफासी एक्ट आया, सरफासी एक्ट का फुल फॉर्म क्या था, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो वहां पे इस हाइपोथेकेशन वाले को डिफाइन कर दिया गया, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2N। सो 2N ऑफ सरफासी एक्ट में हाइपोथेकेशन को पहली बार डिफाइन किया, और ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और वैसे हाइपोथेकेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कार है, अब कस्टमर ने बैंक से लोन लिया और कार ले ली। कार खरीदने के बाद अब कस्टमर क्या कर रहा है, 2-3 महीना तो उसने ईएमआई पे कर किया, लेकिन उसके बाद उसने ईएमआई पे करना बंद कर दिया। अभी पेमेंट नहीं मिल रहा, अब अकाउंट क्या हो गया, एनपी हो गया। बैंक ने बहुत फॉलो अप किए, लेटर्स भेजे, नोटिस भेजे, पर कस्टमर ने कुछ भी नहीं उसका जवाब दिया, कोई ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं दिया, पेमेंट अपनी जो है ईएमआई पे करनी नहीं शुरू की। अब बैंक के पास क्या ऑप्शन बचता है, वो उसकी कार को सेल करेगा, बट अभी वो जो कार है उसको यूज कौन कर रहा है, उसको तो कस्टमर यूज कर रहा है। हो सकता है वो डेली उसी ऑफिस अपना उसी कार में जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस कार को बैंक की कस्टडी में लेना है, तो बैंक अपनी कस्टडी में लेने से पहले एक नोटिस भेजता है। ठीक है, उस नोटिस और ये एक और बात है कि जो हाइपोथिकेशन है ये एक नोटिस है, जिस नोटिस को भेज के जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कार है, यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वाला जो है हाइपोथिकेशन काम करता है। तो जो मूवेबल असेट्स है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको बैंक अपने कस्टडी में लेना चाहता है, तो उसके लिए एक नोटिस भेजेगा, तो वो सरफासी रहेगा और वो हाइपोथिकेशन एक्ट फिर वहाँ पे लागू हो जाएगा। तो सरफासी को उसको एक नोटिस भेजेगा और उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके जो कार है, कार के ऊपर जाके इस नोटिस को पेस्ट कर देगा कि आपको इतना टाइम में पेमेंट करनी, वरना बैंक इस कार को अपनी कस्टडी में ले लेगा। तो वही होगा हमारा हाइपोथिकेशन। तो हाइपोथिकेशन क्या होता है कि ये इसको सरफासी में डिफाइन किया गया, और सरफासी नोटिस भेज के जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक उसको अपनी कस्टडी में ले लेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने तो उस बोरोवर को दिया था ना, बैंक जो है क्रेडिटर्स का काम किया, और उसी जो बैंक से लोन लेके जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी क्या थी, वो यही कार तो थी, तो उसी इसीलिए उस कार को अपनी कस्टडी में बैंक ले लेगा ये नोटिस भेज के। तो हाइपोथिकेशन आप समझ गए इसको कहाँ डिफाइन किया, सरफासी एक्ट में। और इसमें क्या हो रहा है कि जो मूवेबल असेट्स है उसमें बैंक अपना चार्ज क्रिएट करता है नोटिस भेज के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है उसका लिमिट कितना है, बहुत सिंपल और बहुत बार पूछते हैं। तो इसका लिमिट है कि जितना भी क्रेडिट, ये जो बीसी बीडी अकाउंट है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, तो पूरा साल में उसके अकाउंट में जो भी क्रेडिट हुआ वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मैक्सिमम बैलेंस है 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं, 50,000 और 1 लाख, मतलब पूरा साल में जो बैलेंस है, पूरा साल में जो बैलेंस है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी क्रेडिट बैलेंस है उसमें पूरे साल में जितना भी क्रेडिट हुआ, टोटल क्रेडिट, उसको आप ऐड कर दीजिए, तो वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि एट ए टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जो बैलेंस है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मंथली क्रेडिट की बात करो मंथली बेसिस पे, तो वो 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो तीन चीजें से 50,000, 1 लाख और 10,000। 10,000 का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं वैसे। तो जैसे मंथली क्रेडिट हो रही है 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पूरे साल का जो बैलेंस है उनको आप ऐड कर दो, पूरे साल का क्रेडिट वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और किसी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कोई भी महीने का कोई भी दिन, उस दिन उसका जो बैलेंस है, मतलब उसका जो अकाउंट बैलेंस है, वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो है हमारा बीसी, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का लिमिट। ये याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है, 50,000, 1 लाख। मतलब एट ए किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए या मिस्टर रामू नाम का कोई पर्सन है, उसको उसके पेरेंट्स पैसा भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसका बैलेंस 50,000 से ज्यादा हो जाए। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। पूरे साल में जो पैसा भेजा जा सकता है, जो क्रेडिट होगा, वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वाला हो गया। और फिर ये हाइपोथेकेशन को किस एक्ट में डिफाइन कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली स्लाइड में भी आपका देखा था ना। ठीक है, ये रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन। और व्हाट इज कॉल मनी रेट, कॉल मनी क्या होता है, इट इज अ रेट एट विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंड इन द मनी मार्केट। तो कॉल कॉल मनी रेट वही है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे की बोरोइंग और लेंडिंग की जाती है मनी मार्केट में, वही होता है हमारा कॉल मनी। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस तरह का क्वेश्चन। और ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन के क्वेश्चन आपके पूछे थे कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में कितना प्रोविजन है। प्रोविजन का आप प्रिंसिपल और प्रैक्टिस बैंकिंग में ज्यादा इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं दिया, पर 4 नंबर का पूरा न्यूमेरिकल पूछा था आपके प्रिंसिपल और प्रैक्टिस बैंकिंग के क्वेश्चन में, एग्जाम पेपर में, अभी जून में। तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन वाला जो है, मैंने प्रोविजन की केस स्टडी कराई है। ये जेबी के लिए तो नहीं, क्योंकि जेबी में ज्यादा पूछते नहीं, पर इन्होंने आपके प्रिंसिपल और प्रैक्टिस बैंकिंग के पेपर में पूछ लिया आपका। तो सीआईबी में मैंने प्रोविजन वाली केस स्टडी आपको कराई है। तो वो वाली केस स्टडी का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में, एक बार इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोविजन वाला मैं केस स्टडी का लिंक दूंगी। आप वो प्रोविजन का केस स्टडी एक बार देख लीजिए, ज्यादा नहीं है, आधे घंटे का ये केस स्टडी, और 3-4 नंबर का ऐसे पूछा था। तो अभी क्या कर रहे हैं कि
एग्जाम में ऐसा हो रहा है कि सीआईबी के टॉपिक्स भी पूछ ले जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में थोड़ा सा दिया हुआ ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, पर उसको न्यूमेरिकल्स कुछ भी पूछ सकते हो लोग। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको परसेंट बताऊंगी कितना है। तो D1 D2 यानी डाउटफुल कैटेगरी 1, डाउटफुल कैटेगरी 2 और डाउटफुल कैटेगरी 3, जो सिक्योर लोन है उसका कितना प्रोविजन। तो अगर हम सिक्योर लोन की बात करें तो D1 के लिए 25% है, D2 के लिए 40% और D3 के लिए 100%। अगर ये अनसिक्योर्ड होता, जो कि जस्ट नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोविजन फॉर D1 D2 D3 अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड के लिए 100%, कोई भेदभाव नहीं। जैसे D1 D2 D3 अगर सिक्योर्ड है तो भेदभाव है कि D1 के लिए 25%, D2 के लिए 40% और D3 के लिए 100%। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड है तो याद करना बहुत सिंपल है, सबके लिए 100%, D1 के लिए भी 100, D2 और D3 के लिए भी इसमें 100% हो जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल है, प्रॉपर से प्रोविजन कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया। तो वो आप इसके डिस्क्रिप्शन से वो केस स्टडी देखेंगे, या अगर आप चाहे तो खुद भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, प्रोविजन बेस्ड केस स्टडी आपको मिल जाएगा सीआईबी वाली वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीओए, पावर ऑफ अटर्नी। क्या पर्पस है? पावर ऑफ अटर्नी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है दैट अलाउ, जनरली आपने देखा होगा ना बैंकों में जो एनआरआई कस्टमर्स होते हैं, उन्होंने मान लीजिए हाउसिंग लोन लिया है, अब हाउसिंग लोन क्लोज हो गया, उनको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, तो जनरली आपने देखा होगा कि पावर ऑफ अटर्नी वो क्या करते हैं, जैसे बेटा और बहू है तो अपने फादर को या अपने भाई को ऐसा करके पावर ऑफ अटर्नी की भी कंडीशन है कि आप किसी को बना सकते हैं। तो मान लीजिए अपने फादर को या अपनी मदर को उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी बनाया, तो वो आके हमसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके जाते हैं जब हाउसिंग लोन पूरा क्लोज हो जाता है। तो वही है पावर ऑफ अटर्नी का पर्पस। क्या है इसका पर्पस? यही है कि ये कि इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि कोई हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। जैसे होता है कि कहीं पे आप एनआरआई या बाहर है, ज्यादातर एनआरआई ही जो है पावर ऑफ अटर्नी की सुविधा उनको ही आप दे सकते हैं। तो आप बाहर है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते अपने कामों के लिए, तो आप किसी और को अपना काम करा सकते हैं अपना पावर ऑफ अटर्नी बना के। तो वही है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है पावर ऑफ अटर्नी दैट अलाउज समवन एल्स टू एक्ट ऑन योर बिहाफ, कि कोई और आपके बिहाफ पे काम करेगा। Power of attorney can be helpful to older people and others who want to choose a trusted person to act when they cannot। मतलब कोई बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है, ओल्डर पर्सन है, या कोई और जो अपना काम नहीं कर पा रहे, तो किसी ट्रस्टेड पर्सन को अपना पावर ऑफ अटर्नी बना के उनसे वो काम करा सकते हैं। मैंने एग्जांपल आपको बताया, जैसे हाउसिंग लोन के केस में जनरली देखने को मिलता है कि एनआरआईज है और उनकी फैमिली यहाँ पे रह रही है, तो उनसे वो अपनी उनको वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी से बना के उनसे जो है डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, ये सब काम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज MACE नेटवर्किंग। तो इसका फुल फॉर्म पहले पूछा था, मैक, तो इसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये क्या है? मैक एक टाइप का एड्रेस है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस है, यूनिक आइडेंटिफायर है। इट इज असाइंड टू ए नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल, NIC। तो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल का एक एड्रेस है जो कि मैक एड्रेस होगा, फॉर यूज एज ए नेटवर्क एड्रेस इन कम्युनिकेशन विद इन ए नेटवर्क सेगमेंट। तो नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन हो रही है, तो वहां पे उसका एक यूनिक एड्रेस है। मैक क्या है? एक यूनिक एड्रेस है जो कि एक नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल, किसी भी यूज के लिए नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल के लिए ये एक यूनिक एड्रेस है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क में आप समझ गए कि नेटवर्क में क्या है कि जो नेटवर्क सिग्नल में जो कम्युनिकेशन हो रही है वहां पे जो मैक एड्रेस है उसके नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल का यूनिक एड्रेस है जो कि उसको असाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज बैंक मैंडेट। बैंक मैंडेट क्या होता है? बैंक मैंडेट और जो अकाउंट साइनेटरी, एक पर्सन इन योर बिजनेस हु इज ऑथराइज्ड टू मैनेज योर बैंक अकाउंट्स। तो बैंक मैंडेट अगर देखिए आप किसी से अपना अकाउंट मैनेज करा सकते हैं। मोस्ट बैंक ऑफर्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ ऑप्शंस डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर ए बिजनेस और कमर्शियल बैंकिंग कस्टमर्स। अकाउंट सिग्नेचर कैन व्यू ऑल बैलेंस। तो बैंक मैंडेट के थ्रू क्या हो सकता है कि आप किसी और से अपना बैंक अकाउंट मैनेज करा सकता है, आप किसी और को अथॉरिटी दे रहे, डिपेंड करेगा वो किस टाइप का है, और कोई भी बिजनेस पर्पस है या कमर्शियल बैंकिंग है, किस किस टाइप का पर्पस है, तो उस हिसाब से वो आपके बैलेंस को चेक करना, आपके ट्रांजेक्शन को व्यू करना, इस तरह के आप उनको राइट दे सकते हैं। ठीक है, बैंक मैंडेट मतलब आपके बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपने उनको मैंडेट दिया हुआ। ये भी ज्यादातर कोई ओल्ड पर्सन है जो अपने अकाउंट को नहीं देख सकता, तो वो अपने बेटे को अपना बैंक मैंडेट देके उनको अथॉरिटी ये सब देता है, तो वो गया हमारा बैंक मैंडेट। नेक्स्ट है, व्हाट आर वाइट लेवल एटीएम। तो वाइट लेवल एटीएम बहुत ही सिंपल है, और वाइट लेवल एटीएम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक और कॉल्ड वाइट लेवल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी जनरली जो नॉर्मली जो एटीएम होता है उसमें आपने देखा होगा, जैसे एसबीआई का एटीएम है तो एसबीआई का पूरा लोगो रहेगा वहाँ पे। लेकिन व्हाइट लेवल एटीएम में किसी भी बैंक का कोई लोगो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी, ठीक है, जो नॉन बैंक है उनके द्वारा ये ओन और ऑपरेट किए जाते हैं। और कैश इन एटीएम, अब उस वाले इसको भी, ये जो है इसको जो अथॉरिटी मिली है जो व्हाइट लेवल एटीएम, उसको भी जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का आरबीआई का, उसी के तहत ये जो व्हाइट लेवल एटीएम है इनको अथॉरिटी मिली काम करने की। और इसमें जो कैश है, ये जो व्हाइट लेवल एटीएम में जो कैश है ये कौन करता है? इट इज प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सरशिप बैंक व्हाइल एटीएम मशीन डज नॉट हैव एनी ब्रांडिंग ओपन। तो
इस एटीएम में कैश, एक स्पॉन्सरशिप बैंक रहेगा। स्पॉन्सरशिप बैंक मतलब वो इसमें कैश डालेगा और जिस जिस बैंक का कस्टमर लेगा तो उससे वो कमीशन चार्ज करेगा। तो एक स्पॉन्सरशिप, एक स्पॉन्सर्ड बैंक रहेगा और वो उस वाले जो व्हाइट लेवल एटीएम है वहाँ पे कैश डालेगा। और वो जो एटीएम मशीन है उस पे किसी भी बैंक की कोई ब्रांडिंग, मतलब किसी बैंक का आपको नाम नहीं मिलेगा उस मशीन पे। लेकिन जो कैश है वो एक स्पॉन्सर बैंक उसमें कैश डालेगा और जो जो बैंक का कस्टमर उससे पैसा लेगा तो उससे वो कमीशन चार्ज करेगा। एक इसमें स्पॉन्सर्ड बैंक रहेगा तीसरा। और इसमें क्या बोला है कि इसमें भी वही जो एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर्स है वो सब शेयर होता है, जिसके थ्रू पता लगता है कि किस कस्टमर ने इसमें जो है पैसा विड्रॉ किया है। और जो ऑपरेटर्स है आर इंटाइटल्ड टू रिसीव अ फी फ्रॉम बैंक फॉर द यूज ऑफ एटीएम रिसोर्स बाय द बैंक कस्टमर्स एंड नॉट परमिटेड टू चार्ज बैंक कस्टमर डायरेक्टली। तो एक कस्टमर को डायरेक्टली चार्ज नहीं करता, बैंक से फी कलेक्ट करता है जितना जितना उनके कस्टमर ने उनसे फी लिया है। जो टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड है वो पहली कंपनी है जिसको अथॉरिटी दी थी आरबीआई ने कि वो कंपनी में, सॉरी कंट्री में, वो व्हाइट लेवल एटीएम को ऑपरेट कर सके। और आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व बिकॉज ये जो वाइड लेवल एटीएम है इनको डायरेक्टली लाइसेंस लेना पड़ता है, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड को इंडी कैश फॉर्म में पहली बार इन्होंने परमिशन लिया था, तो इस तरह से कि आरबीआई से डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। तो वाइड लेवल एटीएम समझ के कि ये नॉन बैंक है, उनके द्वारा ओन और ऑपरेट किए जाते हैं। और इस बैंक में किसी भी बैंक का कोई भी आपको फोटो कुछ वैसा ब्रांडिंग नहीं मिलेगी और कुछ भी लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें जो कैश है एक स्पॉन्सर्ड बैंक है जो इसमें कैश डालता है और वो बाकी जो भी मेंबर्स बैंक है, जो भी जिस भी बैंक का कस्टमर वहां से पैसा लेगा तो वो उनसे क्या करेंगे, फी कलेक्ट करेंगे। तो वही होता है हमारा वाइट लेवल एटीएम। ऐसे एक होता है हमारा ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, ये आपने बहुत सुना होगा, व्हाइट लेवल, ब्राउन लेवल। सो ब्राउन लेवल एटीएम्स आर दोज एटीएम मशीन वेयर हार्डवेयर एंड लीज ऑफ एटीएम इज ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन जो कैश मैनेजमेंट और जो कनेक्टिविटी होती है एक स्पॉन्सर्स बैंक इसमें करता है। तो इसमें जो हार्डवेयर और जो लीज होगा, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा और सिर्फ वो हार्डवेयर और जो एटीएम मशीन का लीज प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसमें जो कैश मैनेजमेंट और जो कनेक्टिविटी है वो सब का एक स्पॉन्सर बैंक का रहेगा। जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है, वो ओन एंड ऑपरेट द एटीएम मशीन, पे ऑफिस रेंट, तो वही ऑफिस रेंट पे करती है। और वही लैंडलॉर्ड से बात करना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से बात करना, टेलीकॉम, ये सब काम करती है। तो प्राइवेट कंपनी ये सब काम करती है। और द बैंक विच हैज आउटसोर्स दिस वर्क प्रोवाइड कैश फॉर दैट एटीएम। तो जिस बैंक ने आउटसोर्सिंग का काम दिया वही बैंक क्या करेगा, कैश का अरेंजमेंट करेगा। और जो बैंक जिसने आउटसोर्सिंग का काम दिया कि आप एटीएम मशीन ये सब कीजिए, तो वही जो बैंक है उसी वाले बैंक का एटीएम पे लोगो भी लगेगा। इसमें आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। दीज आउटसोर्सिंग कंपनी हैव कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद देयर रिस्पेक्टिव बैंक। तो ये कंपनी डायरेक्टली बैंक से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं। तो यही बड़ा डिफरेंस है ब्राउन लेवल और व्हाइट लेवल में। तो इससे पहले हमने जो व्हाइट लेवल वाला क्वेश्चन देखा था उसमें देखा था ना कि ये जो है व्हाइट लेवल वाले में क्या करते हैं कि ये भी एक तरह से नॉन बैंक है, ये भी एक तरह से थर्ड पार्टी, पर डायरेक्टली आरबीआई से लाइसेंस लेते हैं और फिर अपना सेटअप करते हैं। और जो ब्राउन लेवल है इसमें ऐसा नहीं, इसमें जो बैंक है बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है और किसी थर्ड पार्टी के साथ कि आप क्या कीजिए। आपने देखा होगा ना कि आउटसोर्सिंग के साथ कुछ एटीएम मशीन वो सब सेटअप किया होता है कि मशीन उनका होगा, आउटसोर्सिंग का होगा, सब देख रख रखाव वो करेंगे, लेकिन जो कैश मैनेजमेंट और जो नेटवर्क का जिम्मेदारी वो बैंक का होता है। जनरली हमारे बैंकों में आपने देखा होगा कि ब्राउन लेवल एटीएम ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो भी बैंकों की ब्रांचेस होती है ब्रांचेस के साथ एक एटीएम खुला होता है, तो वो सब आपका ब्राउन लेवल ही एटीएम होता है, जिसमें वो जो एटीएम मशीन है किसी आउटसोर्सिंग का रहेगा। और लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो जैसे मान लीजिए लीज पे जो दुकान है, जो आपने एटीएम की जो दुकान ली है वो भी आप लीज पे है, वो भी आप उसके लिए भी रेंट पे कर रहे हैं। पर वो जो कैश मैनेजमेंट का काम है और जो नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब एटीएम का जो पैसा है कैसे पता लगेगा कि किस बैंक के कस्टमर ने अपना एटीएम कार्ड उसमें से अपने एटीएम कार्ड से पैसा लिया, तो वो सब एटीएम नेटवर्क होता है जहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो पूरा एटीएम मशीन का नेटवर्क ऑपरेशन वो सारा काम कौन देखती है, वो बैंक ही देखती है। बैंक के हाथ में नेटवर्क और कैश मैनेज करना। आपने देखा होगा बैंक का स्टाफ ही जाके उसमें से पैसे को, जो कैश ऑफिसर और अकाउंटेंट है वो जाके पैसे को देखते हैं कि एटीएम का बैलेंस कितना है, अगर कम है तो उसमें पैसा डालना, वो सब देखते हैं। तो वो होता है हमारा ब्राउन लेवल एटीएम। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि आउटसोर्सिंग हो रही है, बैंक खुद से अपनी आउटसोर्सिंग कर रहा है, क्योंकि बैंक अपनी खुद से आउटसोर्सिंग रख रहा है जो कि उसको एटीएम मशीन दिलाना है, ये सब का काम कर रहा है। तो इसलिए इसमें बैंक का लोगो होता है। लेकिन व्हाइट लेवल वाले में क्या होता है कि इसमें आरबीआई से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है और इसलिए इसमें किसी बैंक का डायरेक्ट लोगो नहीं रहता। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है व्हाइट लेवल और ब्राउन लेवल में। नेक्स्ट है व्हाट आर फंक्शंस ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक आरबीआई का इनिशिएटिव है और जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का ही जो है इनिशिएटिव है एनपीसीआई। और जो पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट 2007 है उसके तहत इसको सेटअप किया गया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी रिटेल पेमेंट या जो सेटलमेंट होती है कंट्री की तो वो इसी एनपीसीआई के थ्रू होती है।
जो भी यूपीआई आपने देखा होगा, फोन पे, गूगल पे, उसके थ्रू सारा कुछ पैसा यहाँ से आप भेज सकते हैं। और जितने भी एटीएम को लिंक किया, ये एनपीसीआई ने किया, तो जितना भी यूपीआई ट्रांजेक्शन फोन के थ्रू अब जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, फोन पे, गूगल पे, वो सब इसी में, वो सब एनपीआई मैनेज करता है। और जितने भी एटीएम है उन सबको लिंकिंग का काम भी एनपीसीआई करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा भीम ऐप, यूपीआई, रुपे कार्ड और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, भारत क्यूआर कोड और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग एनएसीएच, जो ये सारा काम कौन देखती है? एनपीसीआई। तो इतने सारे काम कौन देखती है? एनपीसीआई। तो एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये आरबीआई और आईबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन के ने मिलकर इसको शुरू किया है। और पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत इसको सेटअप किया गया है। जितने भी रिटेल और सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट मतलब जैसे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये क्या काम करता है? एनएससीएच। आपने देखा होगा ईसीएच मैंडेट, कस्टमर का तो मतलब यहाँ से लोन लिया किसी बैंक से, लेकिन उसका सैलरी किसी और बैंक में जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो ईसीएस मैंडेट देता है, जिससे उस बैंक के मतलब किसी और बैंक में भी जा रहा है, पर वो दूसरा बैंक हर महीने वो जो पैसा इस बैंक के, इस वाले बैंक को ईएमआई के तौर पे देता है। जैसे मान लीजिए एसबीआई से लोन लिया है और आईसीआईसी में उसका सैलरी अकाउंट है, तो हर महीने उसका सैलरी आएगा, तो आईसीआईसी जितना भी उसका ईएमआई रहेगा, मान लीजिए 10,000 ईएमआई है, तो एसबीआई को 10,000 हर महीने भेजेगा। तो किसके तहत होता है? वो होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो वो भी एनपीसीआई के तहत ही काम करता है। और जितना भी आपका यूपीआई से जो अभी आप फोन पे कर रहे हो, तो उसका हिसाब किताब कौन रखता है? तो ये जो मीडिएटर है एनपीसीआई, वही सब देखता है। ठीक है। और जितने भी एटीएम से ट्रांजेक्शन होती है, उसका हिसाब किताब भी ये सब देखता है। कौन? एनपीसीआई।